नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। हर साल प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस को खास बनाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पीएम मोदी योग दिवस का आगाज कश्मीर से करेंगे, लेकिन कश्मीर ही क्यों और इसके क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। अगली खबर काशी से जुड़ी है। जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी संसदीय सीट पहुंचे तो नज़ारा देखने लायक था। गंगा आरती से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करने तक आज बनारस में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ किया, हम बताएंगे विस्तार से। तीसरी खबर में बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां आज का दिन प्रदर्शनों की भेंट चढ़ गया। बलौदा बाजार में 11 जून को ही हिंसा को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, तो रायपुर में पानी के संकट को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नगाड़ा बजाकर महापौर एजाज ढेबर को जगाने की कोशिश की। अलग अलग मुद्दों को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाएंगे। चौथी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अभेद गढ़ रही अमरवाड़ा विधानसभा सीट की, जहां 6 महीने के अंदर एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी अपने प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह का नामांकन दाखिल कर चुकी है, जबकि कांग्रेस अपना प्रत्याशी अब तक तय नहीं कर पाई है। संभावित नाम क्या हैं और क्या चुनौतियां हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। और आखिर में हम आपको लापता कॉपियों के बारे में बताएंगे। कैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र आजकल अपनी कॉपियों के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन कॉपियां हैं जो पता नहीं किसने और कहां छुपा रखी हैं। आलम यह है कि जब बच्चों को एवरेज मार्क्स देकर पास किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा क्यों, हम बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। और चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में योग करेंगे। योग दिवस का ये 10वां सालाना आयोजन होगा। पिछले कुछ दिनों से मोदी के ट्विटर हैंडल से आने वाली एनिमेटेड वीडियो से ही अंदाजा लग गया था कि इस बार का आयोजन खास होने वाला है। श्रीनगर में जनता के बीच बैठकर योग कर मोदी दुनिया को भी संदेश देंगे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में अब हालात सामान्य है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने में मशगूल नरेंद्र मोदी अब श्रीनगर जाने की तैयारी में हैं। 20 जून को वो घाटी में कदम रखेंगे और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज ही यहीं से करेंगे। योग को लेकर प्रधानमंत्री कितने सजग हैं वो सभी जानते हैं। 74 साल की उम्र में वो अपने दिन की शुरुआत योग से ही करते हैं और हर बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुछ नया और रोचक करने की कोशिश करते हैं। इस साल का योग दिवस कितना खास होने वाला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उनके कई एनिमेटेड वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। बीते 7 दिनों में प्रधानमंत्री लगातार अपने एक्स हैंडल पर अलग अलग तरह के एनिमेटेड योगासन पोस्ट कर रहे हैं। साथ ही उनका महत्व भी लोगों को बता रहे हैं। पीएम मोदी कौन कौन से आसन के बारे में बता चुके हैं, विस्तार से समझिए। वृक्षासन, जो कि शरीर के संतुलन को बेहतर बनाता है और मजबूती देता है। ताड़ासन, शरीर को ज्यादा ताकत देता है और संतुलन बनाता है। त्रिकोणासन, पीठ और कंधे को मजबूती देता है और एकाग्रता बढ़ाता है। चक्रासन, हृदय को सेहतमंद रखता है। पादस्थासन, रीढ़ के लचीलेपन को बढ़ाता है। महिलाओं की मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। भद्रासन, जोड़ों को मजबूत बनाता है और पेट की तकलीफों को दूर करता है। उष्ट्रासन, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। देश की आबादी को योगा से जोड़ने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही दुनिया भर में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने 27 सितंबर 2014 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 11 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया था। इसके बाद से विश्व में योग को नई पहचान मिली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योग महोत्सव 2024 के रूप में मनाया जाएगा। इसका विषय महिला सशक्तिकरण के लिए योग रखा गया है। माना जा रहा है कि ये कार्यक्रम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम के इस दौरे को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। आपको समझाते हैं। पहली बड़ी वजह, सरकार बनाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से ही बीजेपी 2019 में राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है। दूसरी वजह, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का प्रदर्शन। इस महीने पूरे हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 5 में से 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। उसे दोनों सीटों पर जीत मिली है। मुस्लिम बहुल 3 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। यहाँ हालात सामान्य है। 370 के बाद दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश है कि कश्मीर में हालात अब बदल रहे हैं और सामान्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रधानमंत्री की भागीदारी के साथ कार्यक्रम काफी बड़ा होने की उम्मीद है, जो जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को उजागर करेगा। खबर ये भी है कि पीएम मोदी श्रीनगर से देश को कोई खास संदेश देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी के हर कार्यक्रम के साथ एक संदेश छिपा रहता है। योग दिवस के इस आयोजन को श्रीनगर में करने की घोषणा से सब चौंके जरूर, मगर अपने कामों से सबको चौंकाना मोदी की आदत है। फिलहाल तो आज की इस घोषणा के साथ ही श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में बड़े पैमाने पर इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में आज का दिन प्रदर्शनों के नाम रहा। बलौदाबाजार को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन हुए, तो रायपुर में पानी संकट को लेकर भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के सरकार का कर सड़क पर आकर विरोध किया, तो बिलासपुर में यूनिवर्सिटी के छात्र कुल सचिव हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। कुल मिलाकर आज छत्तीसगढ़ में आज हमारी मांगें पूरी करो के नारे हर जगह लगते रहे। देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। कमेटी के द्वारा बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। जल संकट को लेकर बीजेपी पार्षदों का विरोध। बिलासपुर में अटल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप। और छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति कर्मचारियों का प्रदर्शन। मंगलवार का दिन छत्तीसगढ़ के लिए प्रदर्शनों से भरा रहा। अलग अलग जिलों में कई प्रदर्शन हुए। अलग अलग मांगों को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने मोर्चा खोला और पूरे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों की आवाजें बुलंद रहीं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 10 जून को हिंसा को लेकर कांग्रेस साई सरकार को घेरने में लगी है। इसको लेकर कांग्रेस ने आज 33 जिलों में प्रदर्शन किया। इन जिलों में प्रभारी भी नियुक्त किए गए। रायपुर शहर और ग्रामीण में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसकी कमान संभाली। वहीं शरणदास महंत ने कोरिया और ज्योत्सना महंत ने कोरबा की जिम्मेदारी संभाली। विष्णुदेव साय की सरकार में 6 महीना नहीं होए बने आंदोलनकारी असामाजिक तत्व जो रही से दिन आग लगा के काम करे, तोड़ फोड़ करे के काम करे और पूरा वाहन भी जल गए और कार्यालय भी जले। पूरे प्रदेश में अशांत माहौल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखेंगे पिछले 1 साल से अधिक हो गया मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा था। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ को भी मणिपुर की तरह जलाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने जांच दल गठित किया है। जब बीजेपी का जांच दल जायजा लेने के लिए घटनास्थल पहुंचा, तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही आंदोलन के लिए सुनियोजित तैयारी की थी। कांग्रेस ने जिस 5 साल में जो आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दिया, भारतीय जनता पार्टी ऐसे आपराधिक तत्वों को कभी संरक्षण नहीं देगी, बल्कि उनको कानून का रास्ता दिखाएगी, जेल के अंदर भेजेगी। इससे पहले कांग्रेस भी घटनास्थल पर अपना जांच दल भेज चुकी है। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में उलझी हुई हैं। वहीं रायपुर में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने महापौर एजाज डेबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके ऑफिस के बाहर ही नगाड़ा बजाकर महापौर को नींद से जगाने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष ने नगाड़ा और थाली बजाकर विरोध जताया।
शहर की जो जनता है वो पेयजल के लिए तरस रही है, शहर की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है और महापौर जो है वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। लगभग 1.25 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल है माननीय महापौर महोदय जी को चेतावनी दिया था कि अगर जल संकट की समस्या आई तो भाजपा पार्षद दल है वो आंदोलन करेंगे, मगर माननीय महापौर जी ने सिर्फ समीक्षा बैठक की खानापूर्ति की है। दरअसल रायपुर शहर में कई वार्ड टैंकर मुक्त हो चुके हैं। इसके बावजूद उन वार्डों में दोबारा टैंकर शुरू करने और कई वार्डों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने को लेकर बीजेपी पार्षद दल आक्रोशित है। नगर निगम के वादे भी पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। हम लोग वो पार्षद है कि 5 साल से महापौर जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये आखिरी वर्ष नहीं है। 5 साल से हम लोग महापौर को जगा रहे हैं कि शहर की जनता त्रस्त है, आप उन्हें पानी दिलाइए, साफ सफाई से निजात दिलाइए, लेकिन आज पर्यंत तक के आज भी आप देखेंगे शहरों में टैंकर की व्यवस्था की जा रही है, पानी से त्रस्त है जनता। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वो 3 सूत्रीय मांगे भी आप जान लीजिए। 13,000 सहकारी समिति कर्मचारियों की मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ के सभी सहकारी समितियों को हर साल 5 लाख अनुदान राशि दी जाए। धान परिवहन सही समय पर नहीं होने पर सूखे की भरपाई सरकार करे। सेवा नियम 2018 का संशोधन जो पेंडिंग है उसे तत्काल करें। 5 लाख सहकारी सोसाइटियों को देना होगा। वहीं बिलासपुर में अटल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर NSUI के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। कुलपति पर आरोप है कि यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे निजी सेंटरों को शोध केंद्र बनाया गया है जो नियमों के अनुरूप सही नहीं है और वहां छात्रों से अवैध वसूली भी की जा रही है। ऐसे में NSUI कार्यकर्ताओं ने कुल सचिव को हटाने की मांग की। हालांकि अब तक कुल सचिव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज का दिन प्रदर्शन का दिन रहा। एक तरफ कांग्रेस ने बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर के पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, तो वहीं रायपुर नगर निगम में भाजपा ने महापौर एजाज ढेबर के कक्ष का घेराव किया। वहीं बिलासपुर में अटल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के खिलाफ NSUI ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी महासंघ ने भी आज एक बड़ा प्रदर्शन किया अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के। तो इस तरीके से आज पूरे प्रदेश में अलग अलग प्रदर्शन हुए। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। ये बात प्रसिद्ध समाजसेवी विचारक डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने बहुत पहले कही थी। यानी कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं, मगर हर प्रदर्शन की अपनी मर्यादा और सीमा होती है और यदि ये सीमा टूटती है तो वही होता है जो बलौदाबाजार में हुआ। बलौदा में हिंसा के बाद अब पुलिस की धरपकड़ जारी है। कहीं आपने सुना है कि यूनिवर्सिटी से जांचने के लिए भेजी गई कॉपियां बीच रास्ते में ही गायब हो जाएं? भरोसा तो आपको नहीं होगा, मगर ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में ये कारनामा हुआ है। सैकड़ों छात्रों की कॉपियां बीच रास्ते में ही लापता हो गईं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों को औसत मार्क देने की बात कर रहा है, मगर छात्र संगठन इसे बड़ा घोटाला कहकर जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए विश्वविद्यालय के गड़बड़ झाले की ये रिपोर्ट। छात्रों के भविष्य से फिर खिलवाड़, स्पीड पोस्ट ने निकली सैकड़ों कॉपियां, मानवीय भूल या कोई नया घोटाला। कहने को मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी AA+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी चर्चा कुछ और ही कारनामों के लिए हो रही है। इस बार एक नया सत्र शुरू होने से पहले एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ BCom और BSc ऑनर्स सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया है, क्योंकि इनकी कॉपी पोस्ट कर चेकिंग के लिए भेजी थी, लेकिन वो रास्ते में ही गायब हो गयी। हैरानी की बात तो देखिए कि विश्वविद्यालय इसे महज मानवीय भूल बता रहा है और छात्रों को एवरेज मार्क्स देने की बात कर रहा है, जबकि छात्र इसे बड़ा घोटाला बताते हुए CBI जांच की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक BCom ऑनर्स और BSc ऑनर्स 3rd सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी में आयोजित की गई थी, जिसके बाद कॉपियों की जांच होनी थी। अलग अलग विषय की कॉपियां अलग अलग टीचर्स के पास भेजी गयी। इसी क्रम में BCom ऑनर्स 3rd सेमेस्टर की 50 और BSc ऑनर्स की 18 कॉपियों के 2 बंडल स्पीड पोस्ट के जरिए भिंड भेजे गए, लेकिन यह कॉपियां कभी भिंड पहुंची ही नहीं। इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी प्रबंधन से की गई, जिसके बाद अब मैनेजमेंट मामले को छुपाने में लगा हुआ है।
चोरी तो नहीं हुई है कि हमने उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट से हमने उसको भिंड कॉलेज के लिए मूल्यांकन के लिए बीकॉम और बीएससी ऑनर्स की कॉपियाँ भेजी थी, जो कि भिंड कॉलेज को प्राप्त नहीं हुई हैं। हमने विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 68 कॉपियाँ 50 बीकॉम की थी और 18 बीएससी की थी, हमने मूल्यांकन के लिए स्पीड पोस्ट से भिंड भेजी, जो उनको प्राप्त नहीं हुई है। बीच में कई कॉपियाँ मिसप्लेस हो गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जीवाजी यूनिवर्सिटी की कॉपियां जांचने के दौरान गायब हुई हैं और इस बार छात्र इसे बड़ा घपला बता रहे हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय से बच्चों की कॉपियां गायब हुई हैं। इस बार हम भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हमारी से भी हमारी भी कॉपियां गायब हुई हैं। अब एक कॉपियां गायब हुई हैं तो इसका इनका एक रूटीन है कि या तो ये इनके पैसों के लिए कॉपियां गायब हो जाती हैं, और फिर उनका ये रूटीन है कि जो कॉपियां गायब होती हैं, जिन बच्चों की कॉपियां गायब होती हैं, उनको ये एवरेज मार्क्स देकर पास कर देते हैं। बच्चों से पैसे लेने के लिए कर देते हैं, जानबूझ के कॉपियों को खो देते हैं। बच्चों का व्यवस्था खत्म ही है, पैसों के लिए करते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय बहुत भ्रष्ट विश्वविद्यालय, बहुत सी गड़बड़ियां हैं इसमें, इसकी अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए। ये बहुत गंदी यूनिवर्सिटी है। एनएसयूआई के उपाध्यक्ष वंश महेश्वरी का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और तो और ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि जब ग्वालियर में विद्वान प्रोफेसर और शिक्षक हैं तो कॉपियां बाहर आखिर क्यों भेजी जा रही हैं? क्या ग्वालियर में या जो ग्वालियर के आसपास जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्या वहाँ योग्य शिक्षक नहीं है सो आप कॉपी जचवाने के लिए बाहर बेच रहे हो? आप बाहर ठेकों पे कॉपी बेच रहे हो अपने खुद आर्थिक लाभ लेकर। जो रजिस्ट्रार या बीसी किसी पे मैं प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं लगाऊंगा, पर कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ लेकर बाहर ठेकों पे कॉपियाँ जचवाने के लिए भेजी जा रही है भारी संख्या में। जीवाजी विश्वविद्यालय के अंडर में कई लीड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस हैं। आप इतने योग्य शिक्षक हैं, क्या आप इन शिक्षकों को योग्य नहीं मानते? अब तक आप इन छात्रों की बात सुनकर समझ चुके होंगे कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब यूनिवर्सिटी पर कोई गंभीर आरोप लगा हो। इससे पहले कई बार रिश्वतखोरी और लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भी जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जीवाजी विश्वविद्यालय अब इसे मानवीय भूल मान रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ग्वालियर में अगर शिक्षक इन कॉपियों को जांचने के लिए बैठे हैं तो इन कॉपियों को बाहर क्यों भेजा जा रहा है? इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव से निपटने के बाद अब उपचुनाव की बारी है। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में 10 जुलाई को उपचुनाव के वोट पड़ने हैं और जहां कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई है, तो वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का आज पर्चा भरवा दिया। दरअसल ये सीट लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के विधायक के बीजेपी के पाले में जाने से खाली हुई है। अमरवाड़ा के इतिहास और आज के हालात का जायजा लेती ये रिपोर्ट देखें। लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर कमल खिलाने वाली बीजेपी अब एक बार फिर कमलनाथ के गढ़ में है और इस बार उपचुनाव में सीधे तौर पर कमलनाथ को चोट पहुंचाने की कोशिश में है। दरअसल छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए कमलेश प्रताप शाह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस अब तक अपना चेहरा तय नहीं कर सकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नवीन मरकान और आंचल कुंड के सेवादार गणेश महाराज में से किसी एक को अपना प्रत्याशी चुन सकती है। जनता सबक सिखाना चाहती है तो मुफीद कैंडिडेट बहुत जल्दी आ जाएगा, जो वहाँ की अमरवाड़ा की जनता की पसंद का होगा। वो मैं समझता हूँ पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और आज ही हो सकता शाम तक आ जाए, नहीं तो रात तक आज प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। हर बार की तरह आगे निकलते हुए बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी का नामांकन तक दाखिल कर दिया है। कमलेश प्रताप शाह के नामांकन के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा शामिल हुए। हालांकि बारिश के कारण उनकी सभा नहीं हो सकी। हम सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1 लाख से ऊपर आज़ादी के बाद ये मौका आया है। मैं छिंदवाड़ा की जनता का आभार भी मानता हूँ। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नकुलनाथ को हराया है। इस सीट पर बीजेपी 45 साल बाद चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी के बाद छिंदवाड़ा में हमेशा कमलनाथ जी का साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो जो उचित मान सम्मान नहीं मिला। दुखी होकर के हमारे भाई ने कमलनाथ जी का साथ छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन करी
वहीं अमरवाड़ा के इतिहास पर एक बार नजर डालें तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। अब तक यहाँ 14 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 11 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीती है। 1991 से अब तक 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कमलनाथ के करीबी कहे जाने वाले कमलेश प्रताप शाह ने उनका ही साथ क्यों छोड़ा। दरअसल बीजेपी कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा का किला भेदना चाहती थी, तो उसने कमलनाथ के करीबी कमलेश को ही चुना। कमलेश इस इलाके के गौंड राजा हैं। उनका पूरी छिंदवाड़ा सीट पर बड़ा सम्मान है और बीजेपी को कमलेश शाह के आने का फायदा भी मिला है। छिंदवाड़ा संसदीय सीट अब बीजेपी के कब्जे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा संसदीय सीट जीतने के बाद से बीजेपी के हौसले बढ़े हैं, मगर इस बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी कोई खतरा उठाना नहीं चाहती। इसलिए अमरवाड़ा में प्रत्याशी का पर्चा भरवाने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे। मगर अभी भी कांग्रेस के 2 विधायकों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। इनके इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में फिर 2 उपचुनाव होने तय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार बनारस पहुंचे। मोदी ने बनारस के लोगों को एक सांसद के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने पर डबल बधाई दी। इस दौरे में मोदी ने गंगा घाट पर आरती की और किसानों के लिए सम्मान राशि उनके खातों में डालकर इस मौके को यादगार बना दिया। देखिए मोदी की बनारस यात्रा पर ये रिपोर्ट। वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला। हमारी काशी संस्कृति की राजधानी रही। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा था। बेलायाम शुभ पुण्यतिथौ अद्यस्मिन् गंगा सेवा निधिस्तत्वावधाने। दशाश्वमेध घाट दीपों से रोशन था और 10 क्विंटल सूरजमुखी, रजनीगंधा, बेला और गेंदे से महक रहा था। प्रधानमंत्री ने मां गंगा की आरती की, जिसमें वे 5वीं बार शामिल हुए हैं। जब प्रधानमंत्री का काफिला काशी से गुजरा तो लोगों ने उनका स्वागत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और ठीक ऐसे ही प्रधानमंत्री ने भी काशी वासियों का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सांसद बनने के बाद वाराणसी पहुंचे तो सबसे पहले काशी वासियों को संबोधित करते हुए वोटिंग के लिए आभार जताया। कहा कि देश के लोगों ने अभूतपूर्व जनादेश दिया है। काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। आज जो खास बात रही वो जानिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार काशी पहुंचे। पहली ही बार उन्होंने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की और पहली बार केंद्रीय कृषि मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद रहे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। साथियों, मोदी किसान हित को हमेशा सर्वोपरि रखता है। आपको किसान सम्मान निधि के बारे में भी बता देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से करीब 9 करोड़ 26 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। माना जा रहा है कि उन्हें करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा पात्र किसान परिवारों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिल चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि क्या है, ये जान लीजिए। इसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी।
किसानों को इस योजना के तहत 3 समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना के जरिए किसानों को छोटी जरूरतों के लिए साहूकार से बचाने की कोशिश की जाती है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही जब अपना कार्यभार संभाला था तो उन्होंने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी फाइलों पर साइन किए थे और सीधे तौर पर पुराने बिगड़े संबंधों को सुधारने की पहल की थी। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि इस बार किसान उनका प्राइम फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार बनारस से चुनाव जीते हैं। ये अलग बात है कि इस बार उनकी जीत का अंतर कम रहा, मगर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वो बनारस की जनता के हमेशा ऋणी रहेंगे। गुजरात छोड़कर जिस तरीके से मोदी ने बनारस को आत्मसात किया है वो किसी भी राजनेता के लिए सीखने का पाठ है। और अब बात चलते चलते में उस दिलचस्प वीडियो की जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बारिश के पहले ही धान की बुआई शुरू कर दी। सीएम साय ने खेत में धान बीज का छिड़काव किया। उन्होंने छिड़काव से पहले अपने इष्ट देव की पूजा भी की। आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। मानसून की पहली बारिश के साथ आदिवासी खेती किसानी की तैयारी में जुट जाते हैं। इस दिन को आदिवासी बीज पुटनी भी कहते हैं। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आदिवासी परंपरा को निभाया और बीज पुटनी की रस्म को पूरा किया।